हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग के पार्ट 2 को देखेंगे। और इससे पहले हम लोग पार्ट 1 जो हम लोग का पहला क्लास था उसमें देखे थे, और कल जो है नेटवर्क इशू के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज और कल के दौरान जो भी पढ़ेंगे उसका PDF आज शाम तक आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां हमारे ग्रुप का लिंक होगा, आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट भारत संसाधन एवं उपयोग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को आप लोग लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और इससे पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे उसको हम लोग इस वीडियो में रिवीजन भी कर लेते हैं। तो आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हुए हैं वो जल्दी से ज्वाइन हो जाए, ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर सके, क्योंकि अभी आप लोग बहुत कम मात्रा में ज्वाइन होते हैं। आप लोग इस क्लास के लिंक को जो आपके ग्रुप में आता है उसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। और अगले संडे से हम लोग जो भी एक सप्ताह के दौरान पढ़ेंगे उसका टेस्ट सीरीज भी देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। तो पिछले क्लास में देखे थे, तो मानव जीवन में उपयोग आने वाले जो भी वस्तुएं होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ये सब हम लोग पिछले क्लास के दौरान भी देखे थे। संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन हम लोग वैसे संसाधन को बोलते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और अनवीकरणीय जिन्हें हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जैव संसाधन के प्रकार। तो जैव संसाधन में प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव आ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन में व्यक्तिगत, सार्वजनिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये सभी जो आते हैं ये हमारे मानवीय संसाधन में आ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, तो वो है तट से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है संसाधन नियोजन, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब हम लोग पिछले क्लास में रिवीजन कर चुके थे, तो अभी हम लोग आपको इसमें रिवीजन करवा देते हैं, ताकि आप लोगों को एक बार जो आप लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसकी मेमोरी ताजा हो सके। तो संसाधन नियोजन, तो संसाधन का जो हम लोग विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहलाते हैं। एक क्वेश्चन और, सतत विकास क्या होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया कि सतत विकास किसे कहते हैं। तो भविष्य के पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान में हम लोग को संसाधन का उपयोग करना हम लोगों का क्या कहलाता है, तो सतत विकास कहलाता है। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे यहाँ तक नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में हमारा हो गया सौर ऊर्जा, पवन, जल, विद्युत। और अनवीकरणीय संसाधन में क्या आ जाते हैं, वैसे संसाधन जिन्हें एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग दोस्तों पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे देखेंगे, जो टॉपिक है हमारा प्राकृतिक संसाधन। ये सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोग एक कंस्ट्रक्शन के साथ अच्छे से समझिए एक एक टॉपिक को, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे या जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे आप लोग उसको अच्छे से बना सकते हैं। और आप लोगों को जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से आप लोगों का पूछा जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन पहला आता है हमारा मृदा, जिसको हम लोग मिट्टी कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर पतली असंगठित परत जिसमें पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृदा, मिट्टी। मिट्टी हम लोग कैसे कहते हैं, तो पृथ्वी के ऊपर पतली असंगठित परत जिसमें पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। अब आते हैं मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण में क्या सब कारक यूज होते हैं। तो पहला होता है हमारा उच्चावाच, दूसरा हमारा चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण, समय। ये सभी जो है मृदा निर्माण के हमारे कारक हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को कि मृदा निर्माण के कारक क्या सब है। तो उच्चावाच, चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण, समय, ये सभी लगते हैं मृदा निर्माण को बनने में, मृदा बनने में। अब आते हैं मृदा के प्रकार। क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है मृदा कितने प्रकार के होते हैं। तो मृदा जो है ये मुख्य रूप से आपको 5 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा। आप लोग के बुक में इसी 5 मृदा का जिक्र है। इससे आगे का आप लोग कहीं नेट पर सर्च करेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे तो इससे एक्स्ट्रा भी मिलेगा, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आपको 5 ही पढ़ने हैं। तो आप लोग एग्जाम में भी अगर पूछे कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग 5 ही टिकअप करेंगे।
अब आते हैं एक एक करके एक एक मृदा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जलोढ़ मृदा, तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबों के निक्षेप से बनी मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन आता है आप लोगों से कि जलोढ़ मृदा की प्रमुख फसलें क्या सब है, या जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ते जाए। तो जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबों के निक्षेप से बनी मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसके जो प्रमुख फसल हो गए वो हो गया आपको गन्ना, चावल, गेहूं। ये आप लोगों को कोसी एरिया की जो मिट्टी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब आते हैं काली मृदा, तो इस मिट्टी का निर्माण दक्कन पठारी प्रदेश के बेसलाट चट्टानों के विघटन से हुआ है। और काली मृदा का जो मुख्य फसल है वो है कपास और गन्ना। कपास इसकी मुख्य फसल है। आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछता है कि कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी प्रयुक्त है, तो आप लोग काली मृदा टिकअप करेंगे। गन्ना के लिए या चावल के लिए तो जलोढ़ मृदा, गन्ना के लिए हमारी काली मृदा भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लाल एवं पीली मृदा, तो इस मृदा का विकास आग्नेय चट्टानी तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। लाल एवं पीली मृदा का जो निर्माण है ये आग्नेय चट्टानी और जहां कम वर्षा वाले क्षेत्र होती है वहां इसकी बहुलता पाई जाती है। अब आते हैं लेटेराइट मृदा, तो इस मृदा का विकास जो है उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इसकी जो प्रमुख फसल है वो है काजू, जो केरल में होती है, चाय और कहवा। अब आते हैं मरुस्थलीय मृदा के बारे में, तो इस मृदा का विकास लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस बलुई मृदा आदि वाले क्षेत्रों में होता है। इसका विस्तार जो है राजस्थान, पश्चिम हरियाणा, उत्तर प्रदेश में है। इसमें जो ये जो दो मृदा, इससे क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी प्रयुक्त है, तो वो हो जाएगा हमारा काली। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग मिट्टी का क्या सा उपयोग है, भूमि का उपयोग, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कृषि में कितनी % भूमि लगी हुई है, तो खेती योग्य जो भूमि है वो 48.83% है, ये कृषि में लगी भूमि है। अकृषि एवं बंजर भूमि जिसमें खेती नहीं हो सकती वो 24.80% है। वन जो है ये 23.54% पर है, जिसको आप लोग जंगल बोलते हैं। चारागाह 2.83% पर है। और भारत में कुल क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि जो है वो कृषि योग्य है। भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 54% भूमि जो है वो मात्र कृषि योग्य है। और इसी 54% में 48.83% भूमि कृषि में लगी हुई है और 24.80% भूमि जो है आपको बंजर है। वन के लिए 23.54% है और चारागाह के लिए 2.83% है। आते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, भू संरक्षण किसे कहते हैं, क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। तो मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं जैसे जल, पवन, हिमानी द्वारा स्थानांतरित होना हम लोग का क्या कराता है, भू संरक्षण कराता है। भू संरक्षण मतलब मिट्टी का एक जगह से बहकर दूसरे जगह जाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भू संरक्षण कहते हैं। तो मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं जैसे मैं आपको जल, पवन, हवा द्वारा, हिमानी द्वारा स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, हमारा भू संरक्षण कहलाता है। अगर आप लोग इस क्लास को अच्छे से करते हैं, A to Z टॉपिक को, A to Z चीज को देखते हैं, तो आपको आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसके बाद तो आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसी से आप लोग अपना नोट्स जो है वो चैप्टर वाइज तैयार कर लेंगे ताकि एग्जाम के समय में आप लोग उसकी तैयारी अच्छे से कर सके। वैसे अब हमारे द्वारा जो है आप लोग का जैसे ही जितना पढ़ाया जाएगा उसका एक वीकली टेस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के तौर पर आप लोगों से लिया जाएगा। तो आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स इस टेस्ट के लिए भी तैयार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें लाइव चैट सेशन में। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े ताकि मुझे टेस्ट लेने में भी अच्छा लगे। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल का लिंक शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं और उन्हें भी कहें रेगुलर क्लास करने के लिए। अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं तो आप लोग 80% से भी ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगी बहुत ही कम समय में। और हम लोगों से आप लोगों के लिए कुछ दिनों के बाद 2 सेशन लाया जाएगा, एक 4 बजे के टाइम में और एक 8 बजे के टाइम में। उस समय हम लोग दूसरे पेपर को जिसमें मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, इस सब, संस्कृत हुआ, इस सबको हम लोग देखेंगे 8 बजे। और साइंस और सोशल साइंस को हम लोग देखेंगे इस टाइम में। एक क्लास और लगेगा आपको इस चैप्टर को खत्म करने में, उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सेशन को भी देखेंगे। अब आइए आते हैं हम लोग यहाँ पर भू संरक्षण किसे कहते हैं। तो मिट्टी के कटाव तथा उनकी उत्पादकता को बचाना अथवा रोकने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भू संरक्षण कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं भू संरक्षण के उपाय। हम लोग मिट्टी को किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं। तो समुच्चय जुताई जिसको पर्वतीय क्षेत्र में होता है, उसके बाद पट्टिका क्षेत्र, वन रोपण, फसल चक्रण, इस सब के उपाय के द्वारा हम लोग भू संरक्षण को कर सकते हैं।
क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है भू संरक्षण किसे कहते हैं और भू संरक्षण के क्या सब उपाय हैं। ये एक 2 नंबर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, तो दोनों आप लोग जान गए हैं भू संरक्षण किसे कहते हैं और भू संरक्षण के उपाय क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जल संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हम लोग देख लिए, अब आते हैं हम लोग जल संसाधन की ओर। तो जल संसाधन, विश्व के कुल जल का, विश्व में जितना भी जल है उसका 97.5% जो है ये महासागरीय या खारा या लवणीय जल है, मतलब कि आप लोग इसको पी नहीं सकते हैं। हमारे विश्व में जितना भी जल है उसका 97.5% से भी ज्यादा हम लोग जल को नहीं पी सकते हैं। इसको महासागरीय जल बोल लीजिए या खारा या लवणीय जल है। और मात्र 2.5% जल ही हम लोग मृदु या मीठा या अलवणीय जल है जिसको हम लोग पीने योग्य पानी मान सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि मृदु या मीठा जल कितना है, तो ये 2.5% हो जाएगा और लवणीय जल जो है वो 97.5% है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसको नोट्स कर लेंगे। मैं इसको यहाँ हेडलाइन भी कर देता हूँ और जब पीडीएफ आप लोगों को मिले तो इस सबको आप लोग अच्छे से पॉइंट से नोट कर ले, ताकि एक बार अगर आप लोग उसको उल्टाए तो आप लोग अच्छे से देख सके। अब आते हैं बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से जब मैं क्लास लूंगा तो ये सब ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप लोगों को इसी सब टाइप का एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है और हम लोग भी जब अगले संडे से टेस्ट करेंगे तो इसी सब टाइप का क्वेश्चन आप लोग ले रखेंगे। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो जल संसाधन। जल संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला भूपृष्ठीय जल जिसे नदी, झील, तालाब या इत्यादि के जल कहते हैं, और भूमिगत जल जिसको हम लोग बोरिंग के द्वारा जो पानी निकालते हैं उसको हम लोग भूमिगत जल कहते हैं, और जो इसके ऊपर में पाया जाता है भूपृष्ठीय जल जैसे में नदी, झील, ये सब हुए। अब नेक्स्ट आते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है बार बार कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है और कितने प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना है। तो जल के विविध उपयोग के दृष्टि से बनाई गई परियोजना को हम लोग क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, या इसे हम लोग नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो जल के विविध उपयोग की दृष्टि से, जल के जितने भी उपयोग होते हैं उसकी दृष्टि से जो भी परियोजना बनाई जाती है उसको बहुउद्देशीय परियोजना या इसी को आप लोग कह लीजिए नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। बहुउद्देशीय परियोजना का मेन मुख्य कार्य क्या है, तो सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल की आपूर्ति, पर्यटन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। तो आप लोग इसको अच्छे से एक एक टॉपिक को जो पॉइंट है आप लोग अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आप लोगों को नंबर भी अच्छा मिलेगा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं के लिए नदियों द्वारा बनाए गए बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नदियों पर बनाए गए बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाए क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। या ये इसी ऑब्जेक्टिव को एक चेंज करके और आप लोगों से पूछ सकता है नदियों पर बनाए गए बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक भारत का मंदिर। ये सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, ये सब पूछेगा आपसे। अब आते हैं जल के उपयोग। तो जल के उपयोग विविध उपयोग, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेयजल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन। और परिवहन एवं मनोरंजन के लिए भी यूज होता है, मत्स्य, पर्यटन, जल, कृषि, सिंचाई कार्य आदि के लिए जल का ये सब उपयोग है। जल संकट, जल संकट किसे कहते हैं, तो जल की अनुपलब्धता जल संकट कराती है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जल के अतिदोहन से आर्सेनिक तथा राजस्थान में महाराष्ट्र में फ्लोराइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। जल की अनुपलब्धता क्या कराता है, हमारा जल संकट कराता है। बिहार और पश्चिम बंगाल में के कुछ हिस्सों में जल के अतिदोहन के कारण आर्सेनिक किसकी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, आर्सेनिक की, और राजस्थान एवं महाराष्ट्र में किसकी मात्रा में वृद्धि हुई है, तो फ्लोराइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको आपको पॉइंट किया है कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल के अतिदोहन के लिए आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि हुई है और राजस्थान एवं महाराष्ट्र में फ्लोराइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन जिसको वाटर मैनेजमेंट कहते हैं, तो इसका जो काम होता है वाटर मैनेजमेंट का वो होता है जल की उपलब्धता बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना,
प्रदूषित जल को स्वच्छ एवं पुनः चक्रण करना, जल संरक्षण एवं प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट, जल प्रवाह तथा जल जमाव का उद्यान, कृषि, वानिकी, जल कृषि इत्यादि में उपयोग जल संपदा प्रबंधन कहलाता है। किसको हम लोग वाटर मैनेजमेंट या जल प्रबंधन कहेंगे? तो जल को संरक्षित करना है, उसका किस प्रकार से यूज हो, वह प्रदूषित ना हो, उसको पुनः चक्रण कराना, ये सब हमारा जल संरक्षण कहलाता है। तो बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना जो है उसमें आप लोगों का पहला आता है सोन नदी परियोजना, दूसरा आता है गंडक परियोजना, तीसरा आती है कोसी परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना क्या सब है? तो सोन परियोजना, गंडक और कोसी। प्राणियों के शरीर में 65% और पौधे के शरीर में 65 से 99% तक जल विद्यमान रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट है अंतर्राज्यीय जल विवाद, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे की समस्या को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए गठित गैर सरकारी संगठन नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कसिंग करेंगे वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स वॉच किए हैं वो नीचे कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है कंटिन्यू कराई जा सके। और आप लोग के लिए ये सारी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे क्लास को अच्छे से वॉच करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा कुछ देर के बाद। तो मिलते हैं, और आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।